हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी मैथ में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता यहाँ पर बात करने वाला हूँ यूपी पीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की। और यूपी पीएससी की आज की जो टेस्ट सीरीज हमारी संस्कृति आईएएस की लगने वाली है। संस्कृति आईएएस में भी हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र पहले के बारे में बात कर रहे हैं और इसी टेस्ट सीरीज के हम काफी क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके थे पहले, जो कि आपने देख लिए होंगे। 100 क्वेश्चन तक हम लगा चुके थे। आज जो हमारे यहाँ पर होने वाले हैं 101 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ में जो भी नई टेस्ट आएगी तो उसका आपको यहाँ पर फॉलोअप के साथ साथ आप बराबर कंटिन्यू जो है देख पाओगे, आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं होगी। तो आज के हमारे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। बारहमासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? तो बारहमासा की बात करा है कि किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है, तो हम कहेंगे जो बारहमासा है बूंदी चित्रकला शैली का विषय है। कहां की? बूंदी चित्रकला शैली का विषय है। 12 महीनों का इसमें वातरणी विवरण मिलता है। किसमें? 12 महीनों का या 12 माह का इसमें विवरण जो है दिया जाता है, जो कि केशव दास की पुस्तक कवि प्रिया के 10वें अध्याय का भाग है। इसे ओरछा की गणिका राय परवीन के लिए लिखा गया था। अगर हम बूंदी चित्रकला की थोड़ी सी बात करें, यहां पर हम बूंदी चित्रकला की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आप देख पाओगे 17वीं शताब्दी में एक सार्वजनिक रूप से विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास हुआ था और अपनी उत्तम रंग और योजना के लिए यह उल्लेखनीय प्रगति के रूप में जानी जाती है। तो यह बूंदी जो चित्रकला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है चित्रों की बात की जाए किसके, तो पेड़ पौधे का, पेड़ पौधे के अलावा जंगली जीवन का, पेड़ पौधों के अलावा जंगली जीवन का, आपके पशु पक्षी का, पशु पक्षी के अलावा पहाड़ी का, झरनों का इत्यादि ऐसे ही चित्रों को यहाँ पर जो है प्रमुख विशेषता साथ में दिखाई जाती है। तो आपकी बूंदी चित्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है उसकी बात कर लेते हैं। अभिकथन कहता है कि सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है। कैसा है? सारनाथ जो है जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल। क्या ही सही है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। सारनाथ को विशेष रूप से लेकिन बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपका हो गया सर सही कैसे हो गया? आगे बात समझते हैं। सारनाथ को वैसे बौद्ध धर्म के आपके पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में ही दिया था। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है, यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि आपके जैन समुदाय के लिए भी पूजनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। अब आप सर वो कैसे? तो इस तरीके से, क्योंकि जैन ग्रंथों में इस स्थल को सिंहपुर कहा गया है। जैन परंपरा में या जैन स्थलों में क्या किया गया है? सिंहपुर के नाम से जो है जाना जाता है। साथ में यहाँ पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म स्थान भी है। तो सारनाथ 11वें आपके तीर्थंकर है श्रेयांसनाथ, उनका यहाँ पर जन्म स्थान है। और श्रेयांसनाथ महादेव का मंदिर भी आपका सारनाथ में ही है, जो कि सावन के महीने में यहाँ पर जो है मेले का आयोजन किया जाता है। इसीलिए जो सारनाथ है आपके बौद्धों से संबंधित भी है और जैनों से संबंधित है। देखो कितना कंफ्यूजन पैदा कर सकता था ये क्वेश्चन अगर मैं आपको डिटेल से नहीं बताता। कारण है कि जैन धर्म की 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था, जो मैंने आपको बताया श्रेयांसनाथ का। तो यहां पर कौन से रहेंगे? 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ए वाला मान लेते हैं। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी यहां पर सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कूट और दर्शन है, यहाँ पर एक तरफ दर्शन है और एक तरफ प्रणेता है। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात करें न्याय गौतम प्रणेता से संबंधित है। सांख्य की बात करें कपिल से संबंधित है। मीमांसा की बात करें तो जैमिनी से संबंधित है। और वैशेषिक की बात करें तो कणाद से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपके 6 दर्शन के मूल सिद्धांत है अगर हम बात करें तो वैशेषिक, याद कर लो, वैशेषिक मिलाने के छोड़ो कभी कभी एग्जाम में आते। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग ना, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा। तो आपके 6 ये दर्शन है, इन दर्शनों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया है? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो ऑप्शन में हमारा रहेगा ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। क्या है? ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अच्छा एक बात और याद रखना है, 1776 में सर विलियम जोन्स के द्वारा मनुस्मृति का अनुवाद जो है ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से किया गया। तो कब किया गया था? 1776 में किया गया था। और हम पूछे किसके समय में, तो हम कहेंगे विलियम जोन्स के द्वारा। किसके? विलियम
जोन्स के द्वारा जो है किया गया था। और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटोलॉजी के नाम से किया गया था। चिंता नहीं करना है, ऐसी टेस्ट करवाएंगे कि पूरी अपनी रटवा देंगे, यहीं पे रटवा देंगे, आपको याद बार बार नहीं करना पड़ेगा। इन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में किया गया है। तो गुप्त काल में इन चारों मंदिरों में कौन कौन से मंदिर का निर्माण किया गया है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ये तो बहुत फेमस मंदिर है। कंदरिया महादेव नहीं, गुप्त काल में नहीं किया गया। कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है आपका चंदेल वंश के शासक धनदेव ने करवाया। किसने? चंदेल वंश के शासक धनदेव के द्वारा करवाया गया। तो दूसरा नहीं है। विष्णु का तिगवा मंदिर, हाँ, गुप्त काल में किया गया। पार्वती का नंचना कोटार मंदिर भी गुप्त काल में किया गया। तो 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला 1, 3, 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन के रूप में सुख देने वाली कहा गया है? तो ऐसा कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जिसमें गाय जो होती थी उसको भोजन के रूप में सुख देने वाली गाय कहा गया है? सुत्त निपात में। अब देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर डायरेक्ट पूरा याद होगा तभी कह सकते हो कि हाँ हम ऑप्शन सही लगा के आए। सुत्त निपात में बौद्ध ग्रंथ जो है गाय को भोजन के रूप में और सुख देने वाले के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो गुप्त काल के बारे में, प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया। बिल्कुल ठीक है। इस काल में दीवानी और फौजदारी जो है विधियों का पृथक्करण किया गया था, ये भी सही है। शूद्रों की स्थिति में गुप्त काल में सुधार हुआ था, तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे आपका 1, 2, 3 डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो फौजदारी और दीवानी क्या थे? एक तरीके से आपकी कानून व्यवस्था थी, है ना। व्यवहार विधि और दंड विधि हुआ करती थी, और व्यवहार विधि और दंड विधि को ही अलग अलग कर दिया गया था, जिससे जो कानून है वो सही तरीके से चल सके, इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम की बात की जाए यूपीएससी नट नाम है, और इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट। यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं, तो यहां पर आप ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हमने 300 से ज्यादा प्लस क्वेश्चनों की पेपरों की टेस्ट सीरीज को बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। साथ में एक मोस्ट पॉपुलर हमारा कोर्स है क्विक रिवीजन नोट्स। कौन सा है? क्विक रिवीजन नोट्स नाम से है। आप इसमें आपको सारी पीडीएफ और वीडियो मिलती हैं, आप इसको ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से अपडेटेड सारी पीडीएफ कवर कर सकते हो, और आप अपने पूरे कोर्स को यहां पर देख पाओगे। अभी जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा यूपीएससी नट नाम से। बाकी आपको अगर टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करना हो टेलीग्राम पर हमें पिन कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई? तो सीधी सी बात की जाए कि कीर्तनार्जुनम, रत्नावली, कादम्बरी, उपदर्शिका, ये चारों में से किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है? तो हम कहेंगे एक तो आपकी रत्नावली है, दूसरी आपकी प्रियदर्शिका है। ये दूसरा और चौथा आपका सही है। रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन के द्वारा जो है यहाँ पर की गई थी। किसके? हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। कीर्तनार्जुनम की बात किया तो एक संस्कृत का ग्रंथ है, और इसकी रचना जो है महाकवि भारवी के द्वारा की गई। तो यहां पर लिखता हूं भारवी ने इसकी जो है रचना को किया है। किसने रचना किया हुआ है? और यह जो है बहुत प्रमुख है, आपके कह सकते हो शिव और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच में वार्तालाप के बारे में जो है दर्शाता है। किसमें? वार्तालाप के बीच में दर्शाता है। ठीक है। कादम्बरी की अगर बात करें, कादम्बरी की बात की जाए तो बाणभट्ट इसके लेखक है। कौन है? बाणभट्ट जो है इसके लेखक है। तो दोनों आपको ये भी याद कर लेना है। बाकी रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? तो संस्कृत भाषा में लिखित कौन सा अभिलेख है? इसका आंसर मैं चाहूं तो आप लोगों को ना बताऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सभी को शायद हमें लगता है पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप मुझे कमेंट में बताओ, प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये, आपके थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गुजरात से संबंधित है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें कौन सा उसमें ऑप्शन सही है। मैं अगर हिंट करना चाहूं तो डी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं सही है, ए और बी में एक ऑप्शन है। कौन सा सही है आप मुझे कमेंट करके बताओ। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भी कमेंट नहीं करेंगे तो या तो उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर वो बिल्कुल सीरियस ही नहीं है, तो इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है त्रिपिटक के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? त्रिपिटक के बारे में, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? त्रिपिटक में है क्या? हम कहेंगे बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन आपकी सुत्त पिटक में है, ना कि विनय पिटक में। तो गलत हो गया। अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया जाता है। किसमें? दार्शनिक विषयों को शामिल किया जाता है। किसमें? अभिधम पिटक में। तो हम कहेंगे भाई ये तो सही ऑप्शन है। कौन सा? दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। पहला है शुद्ध पिटक में, तीसरा है शुद्ध पिटक में बुद्ध शिक्षाओं और श्रावकों के नियम है। नहीं, ये आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विनय पिटक हो जाएगा। कौन सा? विनय पिटक हो जाएगा। और पहले वाले में आपका जो है शुद्ध पिटक हो जाएगा। तो पहला और तीसरा तो गलत है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी वाला रहेगा। 1, 2 ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेखक हैं और पुस्तक है, कौन से लेखक के द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है? जयंतगार की बात किया है, जयंतगार के द्वारा कलिंग कलिंग कलिंगतु परडी लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। कम्मन के द्वारा रामावतारम लिखी गई है, ये भी सही है। भारवी के द्वारा कीर्तार्जुनम लिखी गई है, ये भी आपकी ऑप्शन जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बात करें तुरुक्त देवर के द्वारा पेरी पुराणम, नहीं, ये दोनों ही पुस्तकें हैं, ये दोनों ही पुस्तकें हैं। अगर हम बात करें तुरुक्त देवर जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तुरुक्त देवर की बात करेंगे, जीवक चिंतामणि लिखी है। कौन सी? जीवक चिंतामणि, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करें यहाँ पर पेरी पुराणम की बात की जाए तो शेकिल्लार, किसकी? शेकिल्लार। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन जो है गलत थे, सी वाला। तो केवल 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, ए, बी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट थे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार करना है कौन सा सही है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख औशन मनुस्मृति औशनम स्मृति में प्राप्त होता है। किसमें? कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है औशनम स्मृति में प्राप्त होता है। तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो आपका किसमें उल्लेख है? आपका औशनम स्मृति में नहीं होता है, फिर किसमें होता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में होता है। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है मिलता है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया। कायस्थों का प्रमुख कार्य राजस्व संबंधी कार्यों का हिसाब किताब रखना था, करेक्ट है। कायस्थों के उदय से ब्राह्मणों के अधिकारों पर आघात पहुंचा, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा। पहला वाला गलत क्यों था? याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम जो है उल्लेख किया गया है। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है? बात करें, जैन दर्शन में संसार नित्य, शाश्वत और परिवर्तनशील है। कैसा है? जैन दर्शन क्या कहता है? संसार नित्य है, शाश्वत है और परिवर्तनशील है, करेक्ट है। जैन दर्शन जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर सत्ता को स्वीकार करता है। भाई ईश्वर सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये गलत लिखा है। तो केवल आपका यहाँ पर ए सही रहेगा, आर ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की चित्रकला के संदर्भ में, किसमें? बाघ की चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बाघ की चित्रकला के बारे में, इसके चित्रों में धार्मिक विषयों की प्रधानता है। क्या धार्मिक विषयों की प्रधानता है? नहीं है। इन चित्रों की रचना विभिन्न कालों में की गई, भाई साहब ये भी गलत है। इनके चित्रों की रचना जो है आपकी विभिन्न कालों में नहीं की गई, गुप्त सामंतों से संबंधित है, ठीक है। ये इसकी चौथी से पांचवी गुफा को संयुक्त रूप से रंग मंडल या रंग महल कहा जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला केवल ऑप्शन रहेगा। इसकी चौथी और पांचवी गुफाओं को ज्वाइंट रूप से रंग महल के रूप में जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? केवल ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला ही करेक्ट रहेगा। अभिकथन और कारण है, इनमें से बात करेंगे कौन सा अभिकथन कारण सही है। तो ऋग्वेद के आर्यमुक्ता पशुचारी थे, उनके जीवन में कृषि का गौण स्थान था। क्या ये सही है? हम भी कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऋग्वैदिक पशुचारी तो थे, लेकिन जीवन में कृषि का गौण स्थान था। पशुपालन इनका मूल था, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति एक तरीके से है ना। दूसरा है, ऋग्वेद के कुल 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख किया गया है। 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कारण भी सही है। तो ऑप्शन हमारा रहेगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए बात करते हैं कुषाण शासक कुजुल कटफिश के बारे में। अब कुषाण शासक कुजुल कटफिश के बारे में कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात करें यहाँ पर, भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। तो नियमित रूप से, अगर नियमित रूप से कभी पूछा जाए ना, तो कुजुल कटफिश को नहीं, कुजुल कटफिश जो है तांबे के सिक्के के लिए जाने जाते हैं। कुजुल कटफिश किसके लिए? तांबों के सिक्कों के लिए जो है जाने जाते हैं, तांबों के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो भारत में नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का श्रेय कैसे दिया जाता है? बिम कटफिश को दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बिम, बिम कटफिश को दिया जाता है स्वर्ण सिक्कों के लिए, और तांबे के लिए कुजुल कटफिश को दिया जाता है। दूसरा है, इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां उत्कीर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, बिम कटफिश के सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृतियां स्थित है, ना कि कुजुल कटफिश के सिक्कों पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला भी गलत, दूसरा वाला भी गलत। तो यहाँ पर लिखा है कौन सा सही है? ना तो पहला सही ना दूसरा सही, तो डी वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे, कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है, किस चीनी यात्री के विवरण से दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जिसके विवरण से दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी जो है मिलती है? तो हम कहेंगे चाउ जू कुआ। क्या है? चाउ जू कुआ व्यक्ति आया था, इसके इससे जानकारी जो है दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक संबंधों मिलती है, और इन टू के नाम से ही फेमस है। कैसे? इन टू के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस नाम से भी ये फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। बाकी चैनल पर आप लोग हमारे यूपीएससी नेट ऐप पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर आपको मल्टीपल कोर्सेस मिल जाते हैं और आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने का मिल जाती है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देशी किससे संदर्भित करता है? तो नाना देशी शब्द जो है व्यापारियों एवं शिल्पियों के संगठन को संदर्भित करता है। किसके? व्यापारियों एवं शिल्पियों के संगठन को नाना देशी शब्द जो है प्रमुख रहता है। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? संगम साहित्य दक्षिण भारत के राजनीतिक जीवन एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख स्रोत है। क्या ये सही है? भाई गलत है कि आपके बात किया संगम साहित्य जो है आपके राजनीतिक जीवन राजनीतिक गतिविधियों का स्रोत है ही नहीं, है ही नहीं। यह सामाजिक धार्मिक और आर्थिक जीवन की पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है, ना कि आपकी राजनीतिक केवल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। कारण कहता है कि समकालीन कवियों ग्रंथों को राजकीय संरक्षण जो है प्राप्त था। हाँ बिल्कुल सही है, इसको राजकीय पांडव शासकों का सबसे ज्यादा संरक्षण मिला था, तो हम कहेंगे ए वाला गलत है, किंतु आर वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट आता है बल्लवाचार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? बल्लवाचार के बारे में विचार करना है। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसके? शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक माना। नहीं भाई, इन्होंने बाधक ऐसा नहीं माना था, है ना। तो दूसरा तीसरा है भक्तमाल इनके रचित प्रमुख ग्रंथ है। तो भाई साहब ये भी गलत है, भक्तमाल इनके द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ नहीं है। इनके गुरु अगरदास की आज्ञा से भक्तमाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की जो है रचना की गई थी, तो हम कहेंगे ये भी गलत है। तो शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा केवल एक ही सही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और भी याद रखना है कि इन्होंने कबीर और गुरु नानक की तरह विवाहित जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं माना है न। तो अब एक चीज यहीं पर याद कर लो, कबीर हो या गुरु नानक हो, कबीर हो या गुरु नानक हो या आपके वल्लभाचार्य हो, इन तीनों ने ही आपके विवाहित जीवन को बाधक के रूप में नहीं माना है। ठीक है। सूफी ग्रंथ मकतूबात किसका संग्रह है? सूफी ग्रंथ है मकतूबात किसका संग्रह है, किसका ग्रंथ है? तो हम कहेंगे सूफी संतों के द्वारा अपने सहयोगी और अनुयायियों में लिखे गए पत्र के लिए मुक्तबात की जो है बात यहाँ पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? मुगल चित्रकला की विशेषताओं के बारे में गलत ऑप्शन है, कौन सा गलत है? तो बात करें चित्रकारी में नए विषयों का समावेश मुगल काल में हुआ, करेक्ट है। नए प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित था, ये भी सही है। धार्मिक आकृतियों का चित्रण यहाँ पर नहीं होता था। तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे डी वाला ही सही नहीं है, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन नहीं होता था। बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि जो है दी गई थी? तो बीजापुर के शासक गरीबों की भलाई करते थे, जिसके कारण अबला बाबा की उपाधि से सम्मानित किए गए आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अब इब्राहिम साहब आदिल साहब पे टिक नहीं लगा देना है, इब्राहिम आदिल साहब द्वितीय जो है गरीबों की भलाई के कारण अबला बाबा के रूप में जाने जाते थे, या गरीबों के दोस्त के रूप में इनको उपाधि जो है दी गई थी। नेक्स्ट आता है किस तमिल ग्रंथ में कोवलन, कन्नगी और माधवी की कथा का उल्लेख है? तो कोवलन, कन्नगी और माधवी की कथा का उल्लेख कहां मिलता है? शिल्पाधिकारम में मिलता है। किसमें? शिल्पाधिकारम में मिलता है। तमिल महाकाव्य, क्या है? तमिल महाकाव्य, ये भी आप रखो याद, तमिल महाकाव्य है। इसमें कोवनल, कन्नगी, माधवी की कथा का उल्लेख मिलता है शिल्पिकादम में। इसकी रचना की बात कब की गई थी? तो 1800 वर्ष पहले की गई थी, आपको याद रखना है, 1800 वर्ष पहले की गई थी। इलांगो आदिगल नामक कवि ने की थी। किसने की थी? इलांगो आदिगल नामक जो है आपके कवि थे, इनके द्वारा ही इसकी आपकी रचना को किया गया था। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं या विशेषताओं में नयनार संतों का सही बात की गई है? तो नयनार संतों के बारे में कौन सी सही बात है? तो यहां पर बात करें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश देना, करेक्ट है। जाति प्रथा स्वीकार, इन्होंने जाति प्रथा स्वीकार नहीं की। स्थानीय भाषा का प्रयोग, इन्होंने जो है अपने जो है कह सकते हो कि भाषण है, या कह सकते हो कि जो आपके भी लोगों के बीच में आपके भक्ति के उपदेश है, इन्होंने जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी वाला रहेगा। जाति प्रथा को इन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हक़ीक़ ए हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की है? तो हक़ीक़ ए हिंदी नामक किसने? अब्दुल वहीद बेलग्रामी के द्वारा। किसने? अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने हक़ीक़ ए हिंदी नामक आपके ग्रंथ की जो है रचना की गई है, और 15वीं सदी के आसपास की गई थी। कर है प्रकृति, कौन सा कर किस प्रकृति का है? तो बात करें कितने अवयव यहाँ पर सही है। तो कर की बात करें, उस्र कर, कौन सा उस्र कर की बात की है? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला, अरे नहीं,
ये मुसलमानों से लिया जाता था। यह क्या, किससे, मुसलमानों से लिया जाता था। तो पहला वाला गलत है, हालांकि बता देता हूं। उस कर जो था मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। कैसा था, भूमि कर था, जो उत्पादन का 1/10 भाग जो है वसूल किया जाता था। ठीक है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को खराज कहते थे। जो आपके गैर मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर, उसको खराज कहते थे, और मुसलमानों से लिए जाने वाले को उस्र कहते थे। अब आपको याद आ गया होगा। खम्स की बात की जाए तो लूट से प्राप्त खजाने के हिस्सा को खम्स या खुम्स भी कहते हैं। खम्स भी कहते थे या खुम्स भी कहते हैं, कुछ भी आप याद कर लो। जकात की बात की जाए, मुसलमानों पर एक धार्मिक कर हुआ करता था, और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो 2, 3, 4 तो सही है आपके, हम सी वाले पे टिक लाएंगे, जबकि पहला वाला गलत था, बता दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया? जरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था किस मुगल शासक ने? तो हम कहेंगे औरंगजेब शासक थे। कौन थे? औरंगजेब शासक के द्वारा जरोखा दर्शन की प्रथा को जो है बंद किया। जरोखा दर्शन होता क्या था? तो बेसिकली एक छोटे से वाक्य में अगर समझे तो छोटी सी खिड़की नुमा संरचना होती थी, उससे प्रजा को दर्शन देना ही उसको झरोखा दर्शन कहते थे। मान लो ये खिड़की है, और खिड़की के इस साइड मान लो ये लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां से भाई साहब जो है आपका शासक क्या हुआ, एंट्री किया, और ये जो खिड़की है यहां से ढाक के देख दिया भाई साहब, प्रजा को हाथ हिला के दिखा दिया, वही आपको झरोखा दर्शन देते थे। वो आपके औरंगजेब ने बंद कर दिया था। अमरनायक प्रणाली किस साम्राज्य की विशेषता है? अमरनायक प्रणाली की बात करें किस साम्राज्य की विशेषता है, तो हम कहेंगे विजयनगर साम्राज्य की विशेषता है। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी, हरियर और बुक्का नाम के, हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? फिरोज शाह बहमनी के बारे में, इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की, करेक्ट है। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वेधशाला का निर्माण किया, ये भी सही है। बीदर में मदरसे का निर्माण, नहीं, बीदर में मदरसे का निर्माण इसके द्वारा जो है नहीं करवाया गया था। बीदर मदरसे का निर्माण महमूद गवा ने करवाया था। किसने? महमूद गवा के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, केवल पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही कार्यक्रम क्या है? बंगाल के पाल वंश के जो शासक थे, इनका सही कार्यक्रम क्या है? तो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले बात की जाए कौन आएंगे? सबसे पहले धर्मपाल आएंगे पहले नंबर पर। धर्मपाल के बाद कौन आएंगे? देवपाल आएंगे दूसरे नंबर पर। देवपाल के बाद आपके विग्रहपाल द्वितीय आएंगे तीसरे नंबर पर। अंतिम में महिपाल प्रथम आएंगे चौथे नंबर पर। ऑप्शन 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किसमें है? तो डी वाला ऑप्शन रहेगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। पाल वंश की स्थापना की बात किया तो बंगाल के में की गई थी 1850 से 998 ईस्वी के बीच में। और पाल वंश की स्थापना को किसने किया था? तो गोपाल नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने? गोपाल नाम के व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा की गई। उसके द्वारा राज्य के प्रशासनिक शुद्धिकरण की दिशा कौन से प्रयास यहां पर किए गए थे? तो कौन कौन से प्रयास किए गए थे? जागीरों को आनुवंशिक किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी, ये भी सही है। मुगल सत्ता से स्वतंत्रता की घोषणा, नहीं, मुगल सत्ता से उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने 1724 में आपके हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो ऑप्शन केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं, मुद्रा प्रणाली की निम्नलिखित में से विशेषताओं पर विचार करें। कौन सा शासनकाल किसके शासनकाल से संबंधित है? तो मुद्रा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में बताना है किस व्यक्ति के शासनकाल से संबंधित है। जब बात करें शुद्ध अरबी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ, तो शुद्ध अरबी के सिक्कों का सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया। सिक्कों पर खलीफा के नाम के अंकन, तो आपको पता होगा खलीफा की उपाधि 1229 में इल्तुतमिश को मिल गई थी। फिर इसने खलीफा पर नामों का भी अंकन किया, तो हम कहेंगे इल्तुत। तो सारे जो वाक्य तीनों इल्तुतमिश के शासनकाल की प्रणाली से संबंधित है। तो आपको यहां रखना है, चांदी का टका कहते थे और तांबे का जीतल के नाम से भी जाना जाता था। इसके सिक्कों को चांदी का टंका कहते थे और तांबे का जीतल के नाम से जाना जाता था। किसके? जीतल के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये दोनों भी याद रखना है। इल्तुतमिश के शासनकाल से पूरा वाक्य जो है संबंधित है। कौन सा विजयनगर प्रशासनिक इकाइयों का सही क्रम है? तो विजयनगर शासन की जो प्रशासनिक इकाइयों का क्रम रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। मतलब कि ग्राम सबसे निचले स्तर पर, ग्राम के ऊपर स्थल, स्थल के ऊपर नाडु, इस नाडु के ऊपर मंडलम आते थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है बात करें अगर हम, तो गयासुद्दीन तुगलक ने खेत पैमाइश के स्थान पर उपज के बंटवारे का जो है कर निर्धारण का आधार बनाया था, करेक्ट है।
कारण कहता है गयासुद्दीन का उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रहित नहीं, इसका उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व संग्रहित करना नहीं था। ऑप्शन ए सही रहेगा, किंतु आर गलत रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना है, इसने भूमि में सुधार वृद्धि के लिए, कृषि योग्य भूमि में उपज के लिए, इसके कारण इन्होंने इसमें किसानों में जो स्थिति है, आपकी कृषि की स्थिति है, उसमें सुधार हो सके, इसके लिए इसने यहाँ पर उपज के बंटवारे का निर्धारण जो है रखा था, ना कि अधिक से अधिक भू राजस्व के लिए। सल्तनत काल में नियमित रूप से प्रयुक्त की जाने वाली पद हनवली, मलकी और सफी किसको संदर्भित करती है? तो हनवली, मलकी और सफी जो है किस चीज को संदर्भित करती है? हम कहेंगे यहाँ पर समकालीन कानून को। किसको? समकालीन कानून को संदर्भित करती है। मुगल शासक अकबर के निम्नलिखित में से अभियानों को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुगल शासक अकबर के द्वारा कौन कौन से अभियान कब किए गए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मालवा की बात की है, तो मालवा आपका 1561 में किया गया था। कब किया गया? 1561 में किया गया। उसके बाद गुजरात की बात की है, तो गुजरात जो है आपका 1572 में किया गया। मारवाड़ की बात की है तो 1570 में किया गया था, और मेवाड़ की बात किया तो 1567 में किया गया था। तो पहले पहला नंबर का आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा वाला आ जाएगा, तीसरा आपका चौथा वाला आ जाएगा, और अंतिम में दूसरा आपका चौथा नंबर पर आ जाएगा। ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इसको। गोल गुम्बद के नाम से प्रसिद्ध स्थापत्य किस शासक का मकबरा है? गोल गुम्बद के नाम से जो प्रसिद्ध स्थापत्य है, किस वास्तुकला है, किस शासक के मकबरे के रूप में जानी जाती है? तो हम कहेंगे मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में ही आपके गोल गुम्बद के नाम से इसको जाना जाता है। नीचे दिए गए अभिकथन कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? शाहजहां के काल में राज्य और किसानों का प्रत्यक्ष संपर्क टूट गया था। बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्यक्ष संपर्क जो है टूट गया था। केंद्रीय और स्थानीय के रूप में बंटवारा देखने को मिलता है। कारण है शाहजहां ने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा को प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी को ठेके पे दे दिया एक व्यक्ति को, और वो बढ़िया तरीके से वसूल करता रहता था, तो राज्य और किसानों का जो है विरोधाभास संपर्क जो है दिखाई देता है। तो ऑप्शन दोनों ही सही है, और दोनों ऑप्शन की सही व्याख्या भी यहाँ पर जो है हो रही है। बात करेंगे कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक है कुतुब उपनाम से कविताएं को लिखता था? कश्मीर का शासक है जो कि कुतुब उपनाम से कविताओं को लिखता था, हम कहेंगे जैनुल आबिदीन है। कौन है? जैनुल आबिदीन है, जो कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर के इतिहास राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद जो है मिलता है, और यहाँ पर कुतुब उपनाम से आपकी कहेंगे कविता है जैनुल आबिदीन ही लिखता था। जैनुल आबिदीन की अगर टाइम पीरियड की बात की है तो 1420 से लेकर आपके 1470 तक कश्मीर का सुल्तान जो है रहा है, और अपने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता भाव रखने, अच्छे कर्मों के कारण इसे कश्मीर का अकबर जो है कहा गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे अब यहाँ पर करंट अफेयर्स के आएंगे, उनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन की बात करें, इसकी घोषणा 28 अगस्त 2024 को की गई थी। करेक्ट है। इसके लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है, ये भी सही है। इस श्रेणी के एक में यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का सब्सक्राइबर बेस 10 लाख निर्धारित किया गया है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अधिकतम 8 लाख रुपए तक की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारे 1, 2, 3 सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। कौन सी बैंक? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है किया जाता है। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा, वरना हो सकता है कोई और टिक पे टिक लगा दो तो आपको गलत हो जाए, तो ध्यान रखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2028 तक पर्यटन को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अब देखो वर्ष याद रखो, 5 गुना तो याद रह सकता है, लेकिन वर्ष भूल सकते हो, तो हम कहेंगे 2028 तक 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है पर्यटन के मामले में। किसमें? पर्यटन के मामले में। दूसरा है सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का सकल मूल्य वर्धन प्राप्त करना है। प्रदेश के 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो हम कहेंगे ऑप्शन दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश किस व्यक्ति को रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है? उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा? राम सिंह बौद्ध को। किसको? राम सिंह बौद्ध को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त जो है उत्तर प्रदेश अपने राज्य को कब तक कर देगी? हम कहेंगे 2027 तक। देखो 2027 तक मलेरिया से मुक्त कर देगी, 2028 तक क्या करेंगे हम? 5 गुना पर्यटन को बढ़ावा दे लेंगे, क्योंकि मलेरिया खत्म होगा तभी तो पर्यटन आएंगे ना। तो ऐसे याद भी कर सकते हो। सशस्त्र बल महोत्सव 2024 पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार करें, इसका महोत्सव जो है 3 सितंबर को प्रारंभ किया गया। करेक्ट है। इसका आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन में ज्यादा समझाना नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सॉरी फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो।
गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गोरखपुर में पूर्वांचल के सैनिक स्कूल का उद्घाटन है जो है जगदीप धनखड़। कौन है? उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे, हाल ही में इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। जगदीप धनखड़ के द्वारा पहले पूर्वांचल में पहले सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के पहले भी एक जगह है, कहां पर आपका सैनिक स्कूल है? इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? तो विचार अगर करें, उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्टेट महाअभियान की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर की गई। करेक्ट है। राज्य सरकार ने प्रदेश को एक वर्ष में जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को सम्मानित यहां पर जो है रविकांत द्विवेदी को किया गया है, श्याम प्रकाश आपके मौर्य को किया गया है। उर्फाना प्रशांत कुमार ये गलत है। तो रविकांत द्विवेदी, श्याम प्रकाश मौर्य को यहां पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, घर घर सोलर पहल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? टाटा पावर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अनुरूप इसको प्रारंभ किया। करेक्ट है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में प्रत्येक घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है, ये भी सही है। इसका प्रारंभ लखनऊ से किया गया, नहीं भाई साहब ये गलत हो जाएगा। इसका जो प्रारंभ है आपके वाराणसी से किया गया था। कहां पर किया गया था? वाराणसी से किया गया था, ना कि लखनऊ से किया गया था। ऑप्शन हमारा केवल 1 और 2 सही रहेगा, तीसरा वाला गलत है। तो आज हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज को कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इससे डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज इंग्लिश में हिंदी में ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारा जो कोर्स चल रहा है क्विक रिवीजन नोट्स नाम से, आप उसको भी थोड़ा ज्वाइन कर लोगे तो आपको सफलता जो है आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मजेदार साबित हो जाएगी। तो आज ही पर समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।